रात हो रही थी। नदी पे अंधेरा जम चुका था और डार्विन के सामने आग में लिपटा एक तीर आ रहा था। तीर सीधा डार्विन के चेस्ट में लगा। डार्विन की आंखें बंद हो गई। उस तीर लगने से कुछ पल पहले 3 बोट्स थी अंधेरे में, धीरे धीरे आती हुई, जैसे रात खुद उन्हें ढकेल रही हो। डार्विन किनारे पर खड़ा था। डार्विन खड़े होकर के तीरों की बरसात देख रहा था। पीछे से ओगाडा आया। उसने अपने तीर में आग लपेटी और तीनों बोट्स के झंडे जला दिए। बोट्स की स्पीड थोड़ी स्लो हुई, पर वो रुकी नहीं। बोट से लोग तीर छोड़ने ही वाले थे, उतने में डार्विन, सेरा और ओगाडा पत्थर के पीछे छुप गए। बोट्स अब किनारे के पास थम चुकी थी। जंगली लोग और मास्ट में नीचे उतर चुके थे, लेकिन वो विलेजर्स जो उनके साथ लाए गए थे वो अभी भी बोट्स पर ही थे। ओगाडा ने मौका देखा। डार्विन और सेरा बैटलफील्ड में घुस गए। दोनों ने ओगाडा के लिए रास्ता बनाया। ओगाडा छुपते हुए जल्दी से पहली बोट्स के ऊपर चढ़ा। जैसे वो ऊपर पहुंचा, सारे विलेजर्स ने एक साथ अपना एम ओगाडा पर कर दिया। ओगाडा तुरंत नीचे झुका और जैसे ही वो छुपा, विलेजर्स ने अपना एम वापस हटा लिया था। ओगाडा समझने लगा, ये लोग खुद के कंट्रोल में नहीं हैं। ये सिर्फ वही अटैक कर रहे हैं जो इन्हें साफ साफ दिख रहा था। ओगाडा उन्हें मार नहीं सकता था, वो विलेजर्स थे, कोई एनिमी नहीं। ओगाडा ने डिसाइड किया वो उन्हें बस बेहोश करेगा, एक एक करके छुपके से। सब कुछ सही चल रहा था। तभी पीछे से एक बड़ा मास्कमैन आया। ओगाडा को पता भी नहीं चला, उसका पंच सीधे ओगाडा को हिट किया। ओगाडा का बैलेंस टूट गया। उसकी नज़र धुंधली पड़ने लगी और वो बोट के फ्लोर पे गिर गया। कुछ पल के लिए सब अंधेरा हो गया था। उधर डार्विन और सेरा फाइट कर रहे थे। दोनों इजीली मैनेज कर पा रहे थे। डार्विन अपने स्वॉर्ड से मास्टमैन को पीछे ढकेल रहा था। सेरा भी क्लोज रेंज में बहुत अच्छा फाइट दे रही थी। दोनों एक यूनिट की तरह लड़ रहे थे, बिना एक दूसरे को देखे, बिना कुछ कहे। तभी सेरा की नज़र एक पल के लिए डार्विन पर रुक गई, बस एक पल, और उतने में सेरा बेहोश होकर के गिर पड़ी। डार्विन ने पलट कर देखा। सेरा के शोल्डर पर ओगाडा का एरो लगा हुआ था। डार्विन ने तुरंत बोट की तरफ देखा। वहाँ एक मास्टमैन खड़ा था, उसके हाथ में ओगाडा का एरो था और उसका अगला एम सीधा डार्विन पर ही था। डार्विन एक पल के लिए भी समझ नहीं पाया उसे क्या करना चाहिए। सेरा जमीन पर थी, ओगाडा दिख नहीं रहा था और डार्विन खुद दुश्मनों के बीच घिरा हुआ था। तभी एक तीर छूट गया सीधा डार्विन के चेस्ट की तरफ। तीर डार्विन के चेस्ट में लगा। डार्विन पीछे नहीं गिरा, वो बस खड़ा रह गया। उसने अपनी चेस्ट की तरफ देखा। खून गिर रहा था पर दर्द नहीं था उनमें। डार्विन को कुछ ऑफ फील हो रहा था, जैसे उसका बॉडी उसका नहीं था। डार्विन ने धीरे से तीर अपने चेस्ट से निकाला। तभी उसके आसपास की हवा रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ चुप हो गया, ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी, बस हवा का प्रेशर। फिर अचानक हवा जैसे फट गई, मिट्टी बाहर की तरफ उड़ी और जो भी डार्विन के करीब थे वो सीधा ज़मीन पर गिर पड़े। लेकिन उसके साथ डार्विन भी गिर गया। सब कुछ थम गया था। वहाँ ओगाडा की आंखें खुली। उसका सर अभी भी भारी भारी था। उसने आसपास देखा, उसके स्पेशल एरोस मास्टमैन ले चुका था। ओगाडा का गुस्सा बढ़ गया था। उसने बोट के फ्लोर पर पड़ा एक नॉर्मल एरो उठाया और बिना टाइम वेस्ट किए उस मास्टमैन को गिरा दिया। ओगाडा ने अपना एरो देखा, सिर्फ 2 बचे थे, उनमें से एक स्पेशल था। ओगाडा ने गहरी सांस ली और अपना सीक्रेट टेक्निक यूज किया, द क्रिम्सन डांस। एक ही मूव, बोट पर खड़े सारे विलेजर्स बेहोश हो गए। लेकिन ओगाडा के पास अब सिर्फ एक एरो बचा था और दुश्मन अभी भी बहुत थे। तभी पीछे से एक जंगली ने ओगाडा को लात मारी। ओगाडा जमीन पर गिर गया। उसका बॉडी उसके लिमिट्स पर आ चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन ओगाडा डर नहीं रहा था, वो हंस रहा था, क्योंकि दूर से एल्डोरिया का रीइंफोर्समेंट आ रहा था और सबसे आगे एजर और एड्रियन ही थे। एसर जैसे ही बैटलफील्ड में घुसा, उसकी ब्लैक स्वॉर्ड अंधेरे में चमकने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे वो फाइट को एंजॉय नहीं, कंट्रोल कर रहा हो। जो भी उसके सामने आया वो जमीन पर गिरा। एड्रियन भी बैटलफील्ड में घुसा, लेकिन एड्रियन अलग था। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो अपना गुस्सा उतार रहा था हर पंच के साथ, जैसे वो पिछली रात का बदला ले रहा हो। एक एनिमी उसके पास
भागा चला आया। एड्रियन ने उसे सीधा किक मारा। एनिमी पीछे गिर गया। एड्रियन ने मुड़ के देखा तक नहीं, जैसे उसके लिए वो कुछ था ही नहीं। कुछ एनिमीज डार्विन और सेरा पे अटैक करने वाले थे, लेकिन एड्रियन और एजर बीच में आ गए। दोनों ने मिलकर डार्विन और सेरा को बचा लिया। रात भर फाइट चली और सुबह होने से पहले बैटलफील्ड खामोश हो चुका था और वहां बस जलती हुई बोट्स थी, मिट्टी में पड़े वेपन्स थे और ज़मीन पर गिरे हुए लोग। कुछ बेहोश थे, कुछ कैप्चर किए हुए और कुछ जो कभी वापस उठने नहीं वाले थे। सुबह होने वाली थी। शेरा होश में आ चुकी थी, लेकिन डार्विन अभी भी बेहोश था। नदी का किनारा खाली लग रहा था। बोट जल चुकी थी और हवा में अभी भी रात का स्मेल बाकी था। कुछ देर बाद डार्विन की आंखें खुली। उसने सबसे पहले अपना चेस्ट पर हाथ रखा, वहीं जगह जहां तीर लगा था। डार्विन ने कपड़ा हटाया। कोई वूंड नहीं था, ना ही कोई निशान, सिर्फ नॉर्मल स्किन। डार्विन चुप रह गया। उसके मन में एक सवाल था, ये कैसे? उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप अंदर ही अंदर सोचता रहा, ये क्या हीलिंग हो रहा है उसके अंदर। सबने अपना काम पूरा किया। जो एनिमीज बचे हुए थे उन्हें कैप्चर किया गया और फिर सब एल्डोरिया के लिए निकल गए। कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस रास्ता था और खामोशी। डार्विन और सेरा डार्विन के घोड़े पर साथ जा रहे थे। सेरा ने डार्विन को देखा। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं थे उसके पास। उसके मन में अभी भी वही पुरानी बात थी, वो रिश्ता जिसे वो कभी मना ही नहीं पाई। और अब डार्विन वही आदमी था जिसने उसकी जान बचाई थी। डार्विन को पता भी नहीं था सेरा के अंदर क्या चल रहा था। एक दिन बाद एल्डोरिया के जंगलों से गुजरते हुए सब वापस आ गए। सबको किंग को रिपोर्ट करना था, लेकिन डार्विन सेरा को सीधे अपने घर लेके गया। सी की हीलर थी। उसने शेरा की हीलिंग शुरू की। डार्विन कुछ पल के लिए वहां रुका, फिर रिपोर्ट करने निकल गया। डार्विन सबसे पहले हॉल गया। हॉल खाली था। तभी पीछे से आवाज आई, डार्विन। वहां एक सोल्जर खड़ा था। डार्विन ने उसकी तरफ देखा। वो सोल्जर बोला, सब एसोसिएशन गए हैं। डार्विन ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी और कहा, कौन सा एसोसिएशन? सोल्जर ने हल्का सा घबरा कर कहा, आपका हंटर एसोसिएशन। डार्विन ने एक पल उसे देखा और कहा, अगली बार सीधे सीधे बता देना, और वहां से चुपचाप निकल गया। डार्विन हंटर एसोसिएशन पहुंचा। वो अंदर गया। वहां सब पहले से उसका वेट कर रहे थे। किंग सेड्रिक, केरीन, एड्रियन, एजर और ओगाडा और कुछ सीनियर विजार्ड्स। डार्विन ने पूछा, क्या हुआ? किंग ने बस एक शब्द कहा, रिंग। डार्विन रुक गया। किंग ने आगे कहा, वो रिंग चोरी हो गई है। डार्विन के चेहरे का रंग बदल गया। ओह शिट, ये कैसे हुआ? केरीन ने बताया, रिंग को एग्जामिन करने के लिए लैब में भेजा गया था और अगली सुबह जब देखा गया तो रिंग वहां से गायब था। ना कोई लॉक टूटा, ना गार्ड्स को कुछ दिखा, ना कोई ट्रेस मिला। डार्विन ने धीरे से बोला, ये कैसे हो सकता है? उस रिंग को नॉर्मली छुआ भी नहीं जा सकता था। एड्रियन ने कहा, और वो एनिमीज भी इसके पीछे पड़े थे। ऐसा क्या है इस रिंग में जो सब कोई इसका पीछा कर रहे हैं? डार्विन ने किंग और केरीन की तरफ देखा। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ पुरानी याद। डार्विन ने पूछा, ऐसा क्या है उस रिंग में किंग? फिर केरीन ने जवाब दिया, वो रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एल्डोरिया के लिए, और जब इतने लोग उसके पीछे पड़े हैं तो तुम समझ सकते हो डार्विन, इसे वापस लाना कितना ज़रूरी है। डार्विन ने पूछा, मैं? केरीन ने कहा, हाँ, ये मिशन तुम्हारे हाथों में होगा डार्विन, क्योंकि वो रिंग तुमसे रिएक्ट नहीं करती। डार्विन ने धीरे से कहा, लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? हमें पता भी नहीं है किसने चुराई, ना ये पता है कि कहाँ है। तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ें आई। हीलर अंदर आया। इस बार उसके साथ एक और आदमी था, एडम। वो सीनियर विजार्ड था। एडम डार्विन के सामने आया। डार्विन, तुम्हारे और रिंग के बीच एक कॉमन कनेक्शन है। डार्विन चुप रहा। एडम ने टेबल पर रखे पेपर्स खोले। ये रिंग नॉर्मल मेटल से नहीं बनाई गई है, इसके अंदर एक स्पेल है। हमने इस रिंग का ब्लड टेस्ट किया। किंग के ब्लड के साथ रिंग नॉर्मल था, तुम्हारे ब्लड के साथ भी किंग नॉर्मल था, लेकिन जब इसे नॉर्मल ब्लड के साथ
यूज़ किया गया वो वैनिश हो गया, जैसे जल रहा हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। एडम ने डार्विन की तरफ देखा और कहा, इस रिंग का सोर्स किंग के ब्लड से ज़्यादा तुम्हारे ब्लड के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। डार्विन कुछ समझ नहीं पा रहा था। एडम ने धीरे से पूछा, जब तुमने रिंग छुई थी कुछ अजीब फील हुआ था? डार्विन ने हाँ में सिर हिलाया। एडम ने कहा, डार्विन साइड में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एडम और डार्विन साइड में गए। एडम ने धीमी आवाज में कहा, डार्विन, तुम्हारे साथ अभी कुछ अजीब हो रहा है ना? डार्विन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? एडम ने जवाब दिया, पहले रिंग वापस लाओ, उसके बाद मैं सब बता दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। डार्विन ने पूछा, लेकिन रिंग ढूंढेंगे कहाँ? एडम ने कहा, लास्ट टाइम याद करो, तुम ब्लड की स्मेल फॉलो करते करते रिंग तक पहुंच गए थे। डार्विन ने कहा, हाँ। एडम ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, वो ब्लड की स्मेल नहीं थी, वो रिंग की स्मेल थी। डार्विन डार्विन चुप हो गया, जैसे उसके दिमाग में एक इमेज बन रहा हो। लेकिन मैं वो स्मेल कहाँ ढूंढूंगा? डार्विन बोला। फिर एडम ने कहा, यह स्पेल एल्डोरिया का नहीं है, ये रिंग भी आज की नहीं है। इस स्पेल का सोर्स जंगल के उस पार एक पुराना विलेज, जो विचेस का विलेज है, उधर का है। डार्विन ने तुरंत कहा, उस पार डीमंस का एरिया है। एडम ने हाँ में सर हिलाया। रिंग को यूज करने के लिए या तो स्पेल डिकोड करना होगा, जिसके लिए विलेज जाना पड़ेगा, या तो रिंग उसके हाथ में पहनाई जाएगी जिसका ब्लड उसका पावर हैंडल कर सके। एक किंग का ब्लड या एक तुम्हारा ब्लड। डार्विन डार्विन ने गहरी सांस ली। लेकिन ब्रिज तो टूटा हुआ है और हमने ही तोड़ा था ताकि डीमंस इंसानी दुनिया में ना आ सके। अगर ब्रिज वापस जोड़ दिया गया तो वो यहाँ आ सकते हैं। एडम ने कहा, हाँ, इसीलिए एड्रियन, एजर और ओगाडा यहीं रुकेंगे। ब्रिज जुड़ते ही रास्ता दोनों तरफ से खुल जाएगा और अगर डीमंस को पता चल गया तो एल्डोरिया रिस्क में आ सकता है। उन्हें बॉर्डर गार्ड करना होगा। डार्विन ने पूछा, तो मैं क्या करूँगा? तुम उस पार जाओगे अकेले? डार्विन ने एडम को देखा। अकेले? एडम ने जवाब दिया, रिंग तुम्हारे बॉडी के साथ रिस्पॉन्ड कर रही है डार्विन। अगर उसका सोर्स कहीं रिएक्ट करेगा तो तुम्हारे आसपास ही करेगा, और डीमंस को ट्रैक करना तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। डार्विन चुप हो गया। ये मिशन सिर्फ मिशन नहीं था, ये उसके खुद के जवाब का रास्ता भी था। तभी डार्विन को कुछ याद आया। ब्रिज के पास मुझे एक पत्थर दिखा था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था उसमें क्या लिखा हुआ है। एडम ने कहा, मुझे वो पत्थर दिखाना। फिर अगले दिन ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। पुराने टूटे हुए वुडन ब्लॉक्स को हटाया जा रहा था, नए वुडन ब्लॉक्स को लगाया जा रहा था। गार्ड्स दोनों तरफ खड़े थे। डार्विन और एडम वहां पहुंचे। डार्विन ने एडम को वहां पत्थर दिखाया। एडम ने सिंबल को ध्यान से देखा, लेकिन वो तुरंत कुछ समझ नहीं पाया। उसने पत्थर को अपने साथ लैब लेके जाना डिसाइड किया। डार्विन वहीं रुक गया। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखते हुए उसे पता था ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट मिशन होने वाला है, और शायद सबसे डेंजरस भी। उधर एडम अपने लैब में था। पत्थर उसके सामने रखा हुआ था। सिंबल धीरे धीरे मैच हो रहे थे। पुरानी लैंग्वेजेस, विचेस का मार्क, और ये एक वार्निंग। एडम ने सिंबल को दोबारा पढ़ा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये एक वार्निंग नहीं है, ये इनविटेशन है। एडम तुरंत खड़ा हुआ। डार्विन को रोकना होगा। फिर लैब की दीवार पर एक परछाई हिली। एडम ने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी आवाज़ गले में ही अटक चुकी थी।